देता हूँ. This is very first chapter of the syllabus, physical quantities, units and measurements. What is meant by physical quantity? Anything that has unit and magnitude will be called a physical quantity. For example, the mass of an object, for example, 5 kilogram. What is 5? 5 is magnitude and kilogram is its unit. इसके अलावा कोई और एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग फिजिकल क्वांटिटी की? Your age is also a physical quantity. Let's say अगर आपसे कोई पूछता है आपकी एज क्या है और आप कहते हैं 15 years old. So what is 15? And what is year? So anything that has a unit and a magnitude will be called a physical quantity. कोई एग्जांपल दें तैमूर फिजिकल क्वांटिटी की? आज का टेम्परेचर कितना है? 34 डिग्री सेल्सियस अगर आपका आज का कराची का टेम्परेचर है लेट्स से, तो 34 क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट. कोई और एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं? स्पीड हो सकता है. लेट्स से मिस्टर तैमूर ड्राइव्स अ कार विद अ स्पीड ऑफ 140. उम्र के बाद तो चेंज ही हो गया उसको. 40 किलोमीटर पर आवर में 40 क्या है? एंड किलोमीटर पर आवर इज यूनिट. तो हर वो चीज जिसमें यूनिट और मैग्नीट्यूड दोनों हो, सही है. एनीथिंग दैट हैज अ यूनिट एंड अ मैग्नीट्यूड विल बी कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी. ओके, तो किसी में अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट ना हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा. क्या इमोशंस फिजिकल क्वांटिटी हैं? इमोशंस क्या हम उनको मेजर कर सकते? नहीं कर सकते, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. ना उनका कोई यूनिट होता है, ना ही मैग्नीट्यूड होता है, व्हिच मींस ना हम मेजर कर सकते हैं, ना उनको किसी यूनिट से स्पेसिफाई कर सकते हैं. ओके, बेस फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज दैट आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन. जैसे 7 होती हैं, 7 होती हैं, लेकिन आपके कोर्स में 5 है, ठीक है, व्हिच इज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट. सर टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट नहीं हो सकती? यूनिट हो सकते हैं, ऐसा यूनिट नहीं हो सकते. ओके सर. ठीक है, मतलब जैसे आप लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर लिख सकते हो, इंच लिख सकते हो, फुट लिख सकते हो, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर है. सो यूनिट्स कैन बी मैनी बट द ऐसा यूनिट विल ओनली बी वन. जैसे टाइम के बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, वीक, मंथ, ईयर, डेकेड, सारे यूनिट्स ऑफ टाइम है ना, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो एक ही होगा और वो सेकंड है. ठीक है, तो हर इस तरह से हर फिजिकल क्वांटिटी का कोई एक स्पेसिफिक यूनिट होता है. बेस फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? डिपेंड नहीं करती, ये किसी और पर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड ऑन ईच अदर, इंडिपेंडेंट है, किसी और पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसको कहते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, आगे कॉपी करेंगे. डिपेंडेंट से मतलब? डिपेंडेंट से अभी आपको पता चल जाएगा. यहाँ पर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम कर रहे हैं ना आगे, आप उसमें देखिएगा कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और बेस फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस ये है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एक से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल स्पीड is a derived physical quantity because it is dependent upon length and time. Distance upon time is a speed. इसके अलावा आप कोई भी physical quantity की बात करते हैं other than these 5 physical quantities that you have written, for example length, mass, time, temperature, electric current, तो आप derived physical quantity की बात कर रहे हैं, चाहे आप area की बात ही क्यों ना कर रहे हैं. Define area. Area is आपके पास अगर कोई सरफेस आप उसका निकाल रहे हो तो उसके लिए आपको 2 लेंथ चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए. लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया मिलेगा. जी सर. लेंथ इनटू लेंथ एक ही फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन 2 दफा आ रही है, तो भी आप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे. वॉल्यूम लेंथ इनटू लेंथ होता है, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, व्हिच मींस लेंथ इनटू लेंथ, तो वो भी क्या होगा? डिराइव्ड. तो सिंपल बात ये है कि एक से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज अगर कहीं पर इस्तेमाल हो रही है तो वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, वो बेस नहीं है. ठीक है, इसमें आप आगे डेंसिटी पढ़ेंगे, वो भी डिराइव्ड है. कुछ भी आप पढ़ते हैं अदर देन दीस 5 फिजिकल क्वांटिटीज, तो वो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी.
एग्जांपल टेम्परेचर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसे हो सकता है, मतलब कैसे डिपेंड करता है किसी पर, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके स्केलर, अच्छा बेस, अब फिजिकल क्वांटिटीज चाहे कितनी भी हो उनको दो क्लासेस में आपने क्लासिफाई किया हुआ है, एक तो स्केलर, दूसरा वेक्टर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें यूनिट होता है और मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें यूनिट भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। टेम्परेचर बताने के लिए आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कभी नहीं सुना होगा आज 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है टुवर्ड्स साउथ, सही है। लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा अप्लाई 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, अप्लाई 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स राइट। जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी डायरेक्शन बतानी पड़े, सही है, टू बी स्पेसिफाइड कंप्लीटली, ठीक है, then this physical quantity will be called vector physical quantity because it is dependent upon direction. But if a physical quantity is independent of a direction, it will be called scalar. एग्जाम्पल दूं, अगर मैं यहाँ से बोलूं आप मुझे, यहाँ से मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, तो मैंने आपको सिर्फ डिस्टेंस बताया, डायरेक्शन नहीं बताया। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी डायरेक्शन में 2 किलोमीटर ट्रैवल करें और बोले सर फरूक का घर आ गया, सही है ना। इसका मतलब है अगर मैं आपको वाकई अपने घर तक पहुंचाना चाहता हूं तो क्या होगा, मैं आपको डिस्टेंस तो बताऊंगा लेकिन साथ में डायरेक्शन भी बताऊंगा। अगर विदाउट डायरेक्शन मैंने डिस्टेंस कवर किया तो मुझे स्पेसिफिक लोकेशन पे नहीं पहुंच सकता। फॉर एग्जांपल कराची टू लाहौर 1000 किलोमीटर है, ऐसा थोड़ी है प्लेन जिस डायरेक्शन में चाहे 1000 किलोमीटर ट्रैवल करे और बोले भाई लाहौर आ गया, उतर जाए आप लोग, चाहे वो काबुल ही क्यों ना हो, सही है। यहाँ से जा रहे हैं 1000 किलोमीटर बाद काबुल में उतार दिया, मतलब लाहौर आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। डिस्टेंस अगर डायरेक्शन के साथ आप बता रहे हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, बिकॉज यू आर टेलिंग मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। बट इफ यू आर जस्ट टेलिंग दैट मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, यू आर टेलिंग डिस्टेंस, और डिस्टेंस डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता। जब आपसे बोला जा रहा है कि कोई चीज कहीं कितने फासले पर है, तो वो अब कहीं पर भी हो सकती है, आप क्योंकि उसको डायरेक्शन आपने डिफाइन नहीं की। तो बहुत सारी चीजें अब आप इसमें पढ़ेंगे जो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, और बहुत सारी चीजें अभी इसमें आप पढ़ेंगे जो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, स्पीड इज नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन डायरेक्शन डिपेंडेंट है, फोर्स डायरेक्शन डिपेंडेंट है, मोमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं, फोर्सेस, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंट, these are vector physical quantities because whenever you are talking about these physical quantities you have to specify their direction too. But if you are talking about वर्क डन, एनर्जी और वर्क डन एक फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता वो, मतलब वो मैं जब चैप्टर 6 करेंगे तो मैं आपको उस वक्त भी बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसमें आपको क्या याद रखना है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हम उनको कहते हैं जिसमें डायरेक्शन की जरूरत ना हो, ठीक है। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई देम कंप्लीटली यू हैव टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन एज वेल, ठीक है। ओके, प्रीफिक्सेस का मतलब होता है मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स, ठीक है। मल्टीपल किसे कहते हैं, जैसे मल्टीपल्स का मतलब ये है कि अगर एक बुक जैसी आपके पास 10 बुक्स हैं, एक बुक जैसी आपके पास 10 बुक्स हैं, तो वो इसका मतलब है वो 10 बुक्स एक बुक का मल्टीपल है ना। ऐसे ही है, एक जैसी 10 कॉपीज, तो इसका मतलब होता है दे आर मल्टीपल्स ऑफ वन, फॉर एग्जांपल 10 मल्टीपल्स जी ओह यस जी सर, ठीक है। लेकिन अगर एक कॉपी के, एक कॉपी है उसमें 100 पेजेस है, 100 पेजेस में से एक पेज बात कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल की बात नहीं कर रहे, फिर आप सब मल्टीपल की बात कर रहे हैं। समझ आ रही बात। अगर एक बुक में 100 पेजेस हैं लेकिन उस तरह की आपके पास 10 बुक्स हैं तो आप तो मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक बुक में जो जिसमें 100 पेजेस हैं उसमें से एक पेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके सब मल्टीपल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे पिज्जा है उसमें 8 स्लाइसेस हैं, इस तरह के 8 पिज्जा अगर आपके पास है तो ये 8 मल्टीपल्स हो गए इसमें। लेकिन अगर उस पिज्जा के 8 स्लाइसेस में से एक स्लाइस की बात कर रहे हो तो आप उसके सब मल्टीपल की बात कर रहे हो। तो प्रीफिक्सेस सब मल्टीपल्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं आप, और मल्टीपल्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी तो उसको आप जो है ना मेजर करने के लिए भी उसको यूज करते हैं, और जो बहुत छोटी क्वांटिटी हो उसको भी स्पेसिफाई करने के लिए, रीडेबल बनाने के लिए, समझने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power -6।
आपको पता है 10 to the power 6 1 मिलियन को कहते हैं, ये 10 to the power -6 है, इसका मतलब है 1 upon 10 to the power 6 है, और 1 upon को अगर आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे 1 part of million, और अगर इसको और अच्छा कर लेंगे तो कहेंगे मिलियन पार्ट ऑफ समथिंग। समझ आ रही बात? एक चीज है, सही है, उसके आपने 1 मिलियन हिस्से कर दिए। एक चीज के आपने कितने हिस्से कर दिए? 1 मिलियन हिस्से, तो उसमें से एक हिस्से को आप क्या कहेंगे? एक पिज्जा के 8 हिस्से कर दिए, मल्टीपल। चलो एक पिज्जा के 4 हिस्से कर दिए, 4, तो एक पार्ट को आप क्या कहेंगे? क्वार्टर कहेंगे, है ना? यही होगा ना। एक पिज्जा के 4 हिस्से कर दिए, 4 स्लाइसेस बना दिए अगर आपने, तो एक स्लाइस को आप क्या कहेंगे? 1/4 क्वार्टर ऑफ अ पिज्जा, यही होगा ना। इसी तरह से मैं कह रहा हूं एक चीज के मिलियन हिस्से कर दिए आपने, मिलियन, एक को आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे इट्स माइक्रो ऑफ दैट। अगर मैं एक पिज्जा के 1 मिलियन पार्ट कर दूं, तो एक पार्ट को आप क्या कहेंगे? 1 माइक्रो पिज्जा। तो बहुत बड़ा पिज्जा होगा, बहुत छोटा होगा? बहुत छोटा होगा। 4 हिस्से करने पे और 8 हिस्से करने में आपको पता है ना, एक पिज्जा के 4 हिस्से करके आपको एक स्लाइस दिया जाए और एक पिज्जा के 8 हिस्से करके आपको एक स्लाइस दिया जाए, आप कौन स्लाइस लेंगे इस वक्त? बुक। तो आप बोलेंगे नहीं 4 वाले में से दे दें, 8 वाला छोड़ें, ठीक है? ऐसा ही होगा, जिसका मतलब जितने पार्ट्स आप बढ़ाते जा रहे हैं आप उसका छोटे से छोटा हिस्सा करते जा रहे हैं, ऐसे ही होता है ना, क्योंकि पिज्जा तो बेचारा वही है, स्लाइस आप बढ़ाते जा रहे हैं तो आप एक्चुअली उसके फ्रैक्शंस को बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो अब आप समझें इस बात को कि अगर आप किसी चीज के ज्यादा पार्ट्स करेंगे तो पर पार्ट जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो कम से कम होता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक पिज्जा के 4 हिस्से करने के बाद आप 8 हिस्से करते हैं, और बोले अब आपको चाहिए या पहले चाहिए, तो आप पहले वाला ज्यादा सही था, ठीक है? इसी तरह से मिली क्या होता है? एक चीज का 1000वां हिस्सा। माइक्रो से बड़ा होगा, छोटा होगा? बड़ा होगा। माइक्रो मिलियन पार्ट था ना, ये बिल्कुल ऐसे है, क्वार्टर हो या मिलियन, वो 8वां हिस्सा होता, आप बोल रहे थे क्वार्टर वाला ज्यादा बड़ा, क्योंकि जितने हिस्से बढ़ाते जाओगे पर पार्ट मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, क्योंकि टोटल वैल्यू तो वही है ना। 1 मिली, जब हम कहते हैं ना 1 मिलीमीटर, तो क्या मतलब होता है इसका? 1 मीटर का 1000वां हिस्सा। 1 सेंटीमीटर 100 पार्ट ऑफ मीटर। मुझे बताओ बड़ा कौन सा होता है? क्यों? उसके लिए आपने 100 हिस्से किए थे, मिलीमीटर के लिए आपने 1000 हिस्से किए, और कितना फर्क है 1000 और 100 में? 10 का फर्क है, इसलिए मिली और सेंटी में 10 का फर्क होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, पता है ना आप लोग, ठीक है? तो वजह ये है, इसके लिए आप 1000 हिस्से कर रहे हैं, इसके लिए आप 100 हिस्से कर रहे हैं, इसका मतलब है हर हिस्से का आप फिर 10 टाइम्स मजीद बढ़ा रहे हैं। फिर अच्छा, 3 तो हो गए सब मल्टीपल, ये तीनों जो आपने पढ़े ना, एक्सपोनेंट -6, एक्सपोनेंट -3, एक्सपोनेंट -2, ये सारे क्या हैं? ये सब मल्टीपल्स हैं, पार्ट्स की बात हो रही है। अब मैं बोल रहा हूं 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब है 1 मीटर जैसे 1000 मीटर की बात हो रही है। 1 मीटर जैसे 1000 मीटर की बात हो रही है, तो 1 किलोमीटर हो गया। इसका मतलब है अगर आप 2 स्टेप में 1 मीटर कवर करते हैं, अब अगर आप एक स्टेप कवर करते हैं तो आपने लाइट से 1/2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 2 स्टेप्स में 1 मीटर कवर किया। इस तरह से अगर आप 2000 स्टेप लें तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 किलोमीटर। भाई एक स्टेप में आधा मीटर कवर किया ना आपने, तो 2 स्टेप में कितना हो गया? 1 मीटर। इस तरह अगर आप 2000 स्टेप्स चल लेते हैं तो आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है? अगर आप, ये सही बात बता रहा हूं, गलत नहीं बता रहा हूं, कि अगर आप एक स्टेप कवर करते हैं तो आप तकरीबन आधा मीटर कवर कर लेते हैं। जब आप 2 स्टेप कवर करते हैं तो आप 1 मीटर कवर कर चुके हो। इस तरह कि अगर आपने 2000 स्टेप्स ले लिए तो इसका मतलब है आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस जहां से थे वहां से आगे चले गए। समझ आ रही बात? मेगा मीटर किसे कहेंगे, या मेगा ग्राम किसे कहेंगे, या मेगा सेकंड किसे कहेंगे? मेगा का मतलब होता है मिलियन, मेगा मीटर का मतलब है मिलियन मीटर, मेगा सेकंड का मतलब है मिलियन सेकंड, मेगा ग्राम का मतलब है मिलियन ग्राम। तो मेगा किसी भी चीज के आगे लगाओ तो उसका मतलब क्या है? मिलियन। किलो किसी भी चीज के आगे लगाओ उसका, जैसे फेसबुक पे आपने देखा होगा 1 किलो लाइक्स, 1K लाइक्स, क्या मतलब होता है? 1000 लाइक्स आ गए, इसका मतलब थोड़ी वो भारी होता जा रहा है।
क्या कहते हैं, फोटो भारी हो गई, 1 किलोग्राम हो गया। किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। अब कहीं पर भी लगाओ, 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, 1 किलो सेकेंड, 1000 सेकेंड, ठीक है। तो जहां पर भी किलो लगेगा, किलो का मतलब होता है 1000, जहां पर भी सेंटी लगेगा 100 पार्ट, जहां मिली लगेगा 1000 पार्ट, जहां माइक्रो लगेगा मिलियन पार्ट, जहां मेगा लगेगा मल्टीपल की बात हो रही है, मिलियन टाइम्स, सही है, टाइम्स की बात हो रही है। और वो जो तुम बात कर रहे हो फ्रैक्शन की बात कर रहे हो, उसको मल्टीपल्स की जरूरत नहीं, ठीक है। अब हमें प्रीफिक्सेस आपके कोर्स में 5 हैं, वैसे प्रीफिक्सेस और होते हैं, नैनो, पिको, गीगा, टेरा, डेसी, ये भी प्रीफिक्सेस हैं, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है। इवन फेम्टो और आगे आप जाएंगे तो और मल्टीपल्स के हिसाब से प्रीफिक्सेस हैं, लेकिन आपके कोर्स में ओ लेवल्स में सिर्फ 5 प्रीफिक्सेस हैं। आपने इनको नाम और इनकी सिंबल्स के साथ और इनकी वैल्यूज के साथ याद रखना है। और इनका फायदा क्या है, अब आप फायदा खुद से देख लें। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटी चाहिए नहीं चाहिए, सुनो, सेंटी चाहिए नहीं चाहिए, 100 या राइट साइड पे क्या चाहिए, सेंटी चाहिए नहीं चाहिए ना, तो सेंटी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 100, ये 1/100, सेंटी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कन्वर्ट हो गया 1 सेंटीमीटर 1 एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर। 1 एक्सपोनेंट माइनस 2 का मतलब क्या होता है, 0.01। अगर मैं इसको 1 एक्सपोनेंट माइनस 2 लिखा छोड़ दूं तो मेरा मार्क डिडक्ट हो जाएगा ना, नहीं हो। आप इसको 0.01 लिखें, मतलब अंजाम तक पहुंचाएं, ठीक है, या ना पहुंचाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0.01 ही लिखा हुआ। 1 एक्सपोनेंट माइनस 2 का क्या मतलब होता है, 1/100 which is 0.01, ठीक है। आपने मीटर के साथ जो सेंटी लगा हुआ था उसको हटा दिया या नहीं हटाया, हटा दिया। अब वो यूनिट का पार्ट नहीं है, अब वो मैग्नीट्यूड का पार्ट बन गया, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर। नेक्स्ट करें, मुझे बताएं 1 किलो सेकंड, हाउ मेनी सेकंड्स, 10 to the power 3, 1 into 10 to the power 3. वेरी गुड, 1 एक्सपोनेंट 3 सेकंड्स, ठीक है। इसको 10 टू द पावर 3 की जगह इसको कह सकते हैं एक्सपोनेंट 3, सही है। नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मेनी मीटर क्यूब, 1 10 टू द पावर माइनस 2 और उसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6, 1 एक्सपोनेंट -6, सही है। पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो -2 का क्यूब करने के लिए -8 नहीं लिख दीजिएगा आप लोग, -2 पर क्यूब का मतलब है -2 into 3 which is -6। 5 mc, ये c क्या चीज है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था, ये c सेंटी नहीं है, कुछ लोग इसको मिली सेंटी पढ़ना शुरू कर दिया। राइट साइड पर हमेशा यूनिट होता है, लेफ्ट साइड पर हमेशा प्रीफिक्स होता है, सही है। राइट साइड वाली चीज कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। आप देख लें, मैंने मीटर रिप्लेस नहीं किया, मैंने सेंटी रिप्लेस किया, मैंने सेकंड रिप्लेस नहीं किया, मैंने किलो को रिप्लेस किया। इसी तरह से यहाँ पर सी कूलम है, आप कूलम को रिप्लेस नहीं कर सकते, वो यूनिट के बारे, वो क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। हमेशा आप प्रीफिक्स या तो लगाते हैं या हटाते हैं। इस वक्त हम हटा रहे हैं प्रीफिक्स को। 5 मिली कूलम को सेंटी में कूलम में कन्वर्ट करने के लिए मिली को हटाना पड़ेगा, तो मिली की जगह क्या लिखेंगे, 5 एक्सपोनेंट -3 कूलम्स हो जाए। नेक्स्ट ये वाला करें, 9 मिलीमीटर क्यूब, 9 एक्सपोनेंट -9, क्योंकि मिली होता है -3, क्यूब लगा हुआ है तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगा, -3 into 3 -9 हो जाएगी। कोई -3 का क्यूब करके -27 ना लिख दे, ठीक है। नेक्स्ट है 50 मिलीवॉट्स, So 50 into 10 minus 3. नेक्स्ट 100 माइक्रो जूल्स, 100 -6, कन्वर्ट 1 ईयर इनटू सेकंड्स। एक साल में होते हैं 365 डेज, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज।
हर दिन में 24 घंटे और हर घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा वो सेकंड्स में होगा। नेक्स्ट इज 500 ग्राम। अच्छा, अब इसमें देखें यहाँ पर ग्राम है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, प्रीफिक्स नहीं है और आपने प्रीफिक्स लगाना है। ये बात समझ आ रही? ग्राम इज नॉट अ प्रीफिक्स, इट इज अ यूनिट। प्रीफिक्स किलो होता है। इस वक्त आप प्रीफिक्स हटा नहीं रहे, लगा रहे हैं। तो इस दफा आप किलो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किलो से डिवाइड करेंगे। तो 500 को डिवाइड करना है किससे? +3 से। किलो +3 होता है। डिवाइड करना है किससे? +3 से। लेकिन अगर तुम उसको न्यूमरेटर में लिखना चाहोगे तो तुम लिखोगे -3। तो आप इसको लिख सकते हैं 500 एक्सपोनेंट -3, क्योंकि ये किलो से डिवाइड हुआ है। बात समझ आ रही है? किलो से डिवाइड हुआ है तो मतलब है आप न्यूमरेटर में लिखना चाहेंगे इसको, तो आप इसको एक्सपोनेंट 3 तो नहीं लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे एक्सपोनेंट -3, व्हिच मींस 0.5 kg। ठीक है। जब आप 500 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिखते हैं 0.5 kg, तो आप एक्चुअली ये काम कर रहे हो। फिर 25 मिनट्स इनटू आवर्स। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? तो 25 मिनट्स में 25/60 इज 0.42 आवर्स होते हैं। कुछ लोग इसको 100 से डिवाइड करके 0.25 आवर्स भी लिख देते हैं और बहुत खुश होते हैं, हमने बहुत जल्दी से कर लिया। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 100 मिनट तो नहीं होते, ठीक है ना, इसलिए इसको इस तरह नहीं कर सकते। माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास वैसे 4 थे, आपके पास 3 है। वर्नियर कैलिपर्स आर पार्ट ऑफ कोर्स नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, जो दिखने में ऐसा है। इसमें डायग्राम की लेबलिंग आप देखते हैं, ये एनवल लिखा हुआ है, स्पिंडल, स्लीव, थिम्बल, रैशेट, फ्रेम। नहीं, याद नहीं करने, क्योंकि अब मैं कोर्स इन नामों को यूज करूंगा उसके बारे में बताने के लिए, इसलिए बता रहा हूं। जब आप कोई भी चीज, किसी भी चीज का लेंथ मेजर करेंगे जो इसकी रेंज में आती हो, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0.01 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकता है, ठीक है। जो भी चीज अगर आप मेजर कर रहे हैं, जैसे अगर आप किसी स्फीयर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो यू हैव टू क्लैंप द स्फीयर इन बिटवीन एनवल एंड स्पिंडल बाय यूजिंग रैशेट। आप रैशेट के थ्रू जिस तरह से आप नट को टाइट या अंडू करते हैं, इसी तरह से आप रैशेट के थ्रू उसको टाइट या अंडू कर सकते हैं। जब आप रैशेट को घुमाएंगे, टाइट करेंगे, सही समझ आई? टाइटिंग के लिए आप किस तरह यूज करते हैं? क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और अंडू करने के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इसका मतलब अगर आप इसके थ्रू उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। टाइट कर रहे हैं तो ये कम से कम होगा। हाँ, एंटी, जिस तरह से आप नट को टाइट या इस तरह से पानी का टैप अगर आप ओपन करते हैं या उसको अगर क्लोज करते हैं, ठीक है, तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इसी तरह से सेम काम यहाँ पर है। जब आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ये चीजें याद रखने की नहीं है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है आप याद, जो चीज लिखवा नहीं रहा वो याद करने की नहीं। व्हिच मींस आप इसको अगर टाइट कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, अंडू कर रहे हैं तो भी ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो आपने क्लैंप करना है अगर किसी ऑब्जेक्ट को, तो आप इस डिस्टेंस को चेंज करेंगे क्लैंप करने के लिए। चाहे आप अगर वो ऑब्जेक्ट बड़ा है और इसका डिस्टेंस कम है तो आप उसको अंडू करेंगे और फिर उसको क्लैंप करने के लिए टाइट कर लेंगे। सिंपल बात है। जब आपने इसको क्लैंप कर लिया, ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके दो जो है स्केल्स हैं, एक स्केल यहाँ पर है और एक स्केल यहाँ पर है। तो आपने रीडिंग्स भी कितनी लेनी होगी? 2 रीडिंग लेनी होगी। ऐसे स्केल को मेन स्केल भी कहते हैं और इसको सर्कुलर स्केल भी कहते हैं। 2 स्केल में से एक स्केल का नाम क्या है? और एक है सर्कुलर स्केल। तो इस रीडिंग को कहते हैं मेन स्केल रीडिंग, मतलब MSR। क्या कहते हैं? और सर्कुलर स्केल रीडिंग। यस सर, सर्कुलर स्केल को रोटेटिंग स्केल भी बोल सकते हैं। रोटेटिंग स्केल भी बोल सकते हैं, या जो दिल चाहे आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी। बस
जो कहना है इसी का ही है, ठीक है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब दो स्केल्स हैं तो दो रीडिंग है, मैंने आपको बताया। एक स्केल जो है वो है मेन स्केल और एक है सर्कुलर स्केल। मेन स्केल की रीडिंग लेने का तरीका ये होता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 0, 0 के बाद जो पहला डिवीजन होगा जो नीचे है उसको कहते हैं 0.5, ठीक है। फिर 1, 1.5, 2, 2.5, ऐसे करते करते आप देखें आप मैक्सिमम कहां तक रीड कर पा रहे हैं वो बता दें मुझे, ठीक है। वो है 5, 5.5, 6, 6.5। तो मेन स्केल पर जो मैक्सिमम रीडिंग आप रीड कर सकते हैं वो 6.5 से बड़ी नहीं है। तो जितना आपको मेन स्केल पे नजर आ रहा है वो आपकी मेन स्केल रीडिंग है, और वो इस केस में 6.5 मिलीमीटर है, ठीक है। फिर ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जाकर यहाँ पर कट कर रही है 13 को। अब आप देखें यहाँ 10 लिखा हुआ है, फिर 11, 12, 13, 13 वाली लाइन, इस लाइन को जिसको हम डेटम लाइन भी कहते हैं, डेटम लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो इसको 13 की जगह आप 0.13 रीड करेंगे। अब इसका मसला क्या है 0.13 रीड करने का? उसकी लॉजिक ये है कि इस सर्कुलर स्केल पर डिविजन होते हैं 50, 50। कितने डिविजन होते हैं? 50, ठीक है। जब आप इसको एक दफा रोटेट करते हैं तो ये 0.5 मिलीमीटर आगे या पीछे चला जाता है, डिपेंड करता है आप अनडू कर रहे हैं या टाइट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको एक दफा रोटेट करूंगा तो ये अगर 5.5 पे था, तो अगर मैंने इसको टाइट किया है तो ये 5 पे चला जाएगा, और अगर अनडू किया है तो ये 6 पे चला जाएगा। व्हिच मींस एक रोटेशन इसका कितना चेंज लेकर आती है? 0.5। तो मुझे बताओ, अगर एक रोटेशन में 50 डिवीजन है और एक रोटेशन 0.5 मिलीमीटर का चेंज ला रही है, तो एक डिवीजन 0.01 मिलीमीटर के बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से अगर मेरी रीडिंग 13 आ रही है तो मैं उसको 13 पढ़ूं या 0.13 पढ़ूं, बिकॉज 13 टाइम्स 0.01 इज 0.13। अब तमाम बातों में फिर भी नहीं समझ आया तो सिर्फ फिर याद करने वाली बात क्या है, मेन स्केल की रीडिंग आपने नोट कर ली और उसको नोट करने के बाद लिख लिया आपने एक जगह। फिर आप सर्कुलर स्केल की जो भी रीडिंग आए उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करें। मतलब अगर 5 आ रही है 0.05 हो जाएगी, अगर 30 आ रही है 0.30 हो जाएगी, अगर 15 आ रही है 0.15 हो जाएगी। तो जो रीडिंग आ रही है उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? स्पेशल यूज इसका क्या है? देखो बेटा, क्योंकि ये बहुत छोटी रीडिंग मेजर कर रहा है, 0.01 मिलीमीटर। कहाँ 1 मिलीमीटर भी 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, ये उससे भी 100 टाइम्स और छोटी रीडिंग 0.01 मिलीमीटर की बात हो रही है, व्हिच मींस इट इज अबाउट द थिकनेस ऑफ पेपर। एक पेपर की थिकनेस लेंथ है या नहीं है? सही है, थिकनेस लेंथ को कहते हैं। तो उस पेपर की थिकनेस को मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। मतलब ये इतनी छोटी रीडिंग मेजर कर सकता है। इसके अलावा डायमीटर ऑफ वायर भी बात पतली वायर्स की हो रही है, मतलब इसका स्पेशल फीचर बताया जा रहा है कि पतली वायर्स भी हों अगर तो माइक्रोमीटर के थ्रू उसका आप डायमीटर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग कैसे लेते हैं, एक बात मैंने आपको ये बता दी, दूसरा इसका स्पेशल यूज क्या है ये बता दिया, तीसरी बात कि इसकी रेंज क्या है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक्यूरेसी भी यही होगी ना 0.01। इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इसका ये है 0.01। लीस्ट काउंट का मतलब होता है जो छोटी रीडिंग